हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आसिफ खान एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो। एंड आज का टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक पे बेस्ड है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। एग्जैक्टली, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए एक चीज आप जानते हैं ना, अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स अंडरस्टूड है ना, दे रिक्वायर्स ऑपोजिट पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ मेल एंड फीमेल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म. So it is understood that we are talking about androecium and gynoecium. Okay, so androecium produces male gametophyte in the form of pollen grains. Gynoecium produces female gametophyte in the form of an ovule. And one more important thing which has to be covered for the continuity of species, for the maintenance of the species, that is फर्टिलाइजेशन. ओके, क्योंकि जब तक ये दोनों गैमेट क्लोज नहीं होंगे, जब तक क्लोज नहीं आएंगे, तब तक इनका फ्यूजन नहीं होगा, तब तक इनकी मिक्सिंग नहीं होगी एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ट्रेवल करना होगा, क्योंकि जब तक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के क्लोजर नहीं आएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो ये अंडरस्टूड है ना सीड का फॉर्मेशन होगा, ना कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज मेंटेन रहेगी. तो इस फर्टिलाइजेशन को जो इवेंट इनिशिएट करता है, दैट इवेंट इज पॉलिनेशन. दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जितना ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कवर्स so many questions from the previous 10-year board examination, as well as it covers so many questions from the NEET examination, but it is an essential event to maintain the continuity of species. बात समझ में आ रही है ना आपको? अब इस टॉपिक के साथ इस वीडियो में एक और सरप्राइज है, एक ट्विस्ट है. वो ट्विस्ट क्या है वो आपको वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा. So let's start the essential event in angiospermic plant, that is pollination. तो pollination का मतलब ये हुआ कि ये वो इवेंट है जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट को क्लोजर लाता है, जो pollen grains एंड ओव्यूल को क्लोजर लाता है, क्योंकि pollen grain produces male gamete, pollen grain gametes नहीं होते, हाँ इट produces male gamete. ओके, ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं. जो लोग चैनल पे न्यू हैं उनके लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. एंड ओव्यूल में भी यू हैव स्टडीड अबाउट एग सेल. एग सेल मींस द एक्चुअल फीमेल गैमेट. ओके, अब पॉलन ग्रेन्स के मेल गैमेट एंड फीमेल में ओव्यूल के एग सेल तक पहुंचना है इस मेल गैमेटोफाइट को, पॉलन ग्रेन को. ओके, तो ये जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, क्योंकि एंथर एंड स्टिग्मा आई होप आपको याद होगा, क्योंकि मैं ये सारी चीजें कवर कर चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो में, बट स्टिल एक छोटा सा रिकैप ले लेते. सपोज इट्स दिस इज अ मेन स्टेम और ब्रांच, और ये एक स्टॉक है जिसके ऊपर सबसे पहले हम लोग फीमेल पोर्शन कवर कर लेते हैं. ठीक है, ये आपका थैलेमस, क्योंकि मैं हाइपोगाइनस फ्लावर शो कर रहा हूं तो थैलेमस नीचे, थैलेमस के ऊपर ये ओवरी, एंड दिस इज द स्टाइल पोर्शन, एंड ये स्टिग्मा का पार्ट हो गया. बात समझ में आ रही है ना? बहुत सिंपली आपको समझना है. इस टॉपिक में बिल्कुल भी आपको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. ओके, एंड यहां से ये जो थैलेमस है, थैलेमस से राइज हुआ फिलामेंट, एंड फिलामेंट के टॉप पे sac like structure which is known as anther. तो ये पोर्शन हो गया आपका एंथर, एंड स्टॉक इज नोन एज फिलामेंट. क्लियर ना? एंड सिमिलरली फीमेल में दिस वन इज स्टिग्मा. ओके, स्टिग्मा के बाद स्टाइल, एंड स्टाइल के बाद ओवरी. यहां तक तो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं. ओके, तो ये चीज जो है ना एंथर, ये वो स्ट्रक्चर है जो मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स. तो यहां पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, एंड द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. तो ये एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हुआ,
दिस ट्रांसफरिंग इवेंट इज नोन एज पॉलिनेशन। तो ये हो गया सिंपल सा इवेंट पॉलिनेशन। कितना इजी था ना, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब इस पॉलिनेशन के भी ना टाइप से डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर का टाइप क्यों पॉलिनेशन के टाइप्स के लिए इंपॉर्टेंट है? सपोज अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब प्रेजेंस ऑफ ओनली वन रिप्रोडक्टिव वर्ल, या तो एंड्रोशियम होगा या गाइनोशियम होगा। सपोज अगर सिर्फ एंड्रोशियम है, तो एंड्रोशियम में तो इट मींस कि इट इज कैपेबल टू रिलीज देयर पॉलन ग्रेन, बट गाइनोशियम तो है नहीं, स्टिग्मा है नहीं, तो पॉलन ग्रेन को रिसीव कौन करेगा? तो उस कंडीशन में किसी अनदर फ्लावर पे डिपेंड होना पड़ेगा विच ओनली बियर्स गाइनोशियम, विच ओनली बियर्स कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एंथर किसी फ्लावर से रिलीज होके स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर पे जाएगा। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं ना आप लोग? मैं इस चीज को और सिंप्लीफाई करता हूं, क्योंकि ये जो दो इवेंट है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इंडिकेट करते हैं द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन विद इन सेम फ्लावर। हालांकि यहां पे भी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, और इस कंडीशन में ट्रांसफर तो होगा पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर of one flower to the stigma of another flower but of another plant also. Okay? तो अब इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों टाइप्स को हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आपको समझना है और वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक अगेन कुछ ट्विस्ट रखा है, एक सरप्राइज रखा है। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑटोगैमी फर्स्ट, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, एंड ऑटोगैमी के एडेप्टेशन फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, देन गिटोनोगैमी। ओके, तो बेसिक डिफरेंस क्या है ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी में? ऑटोगैमी में द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा विद इन सेम फ्लावर। ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ना, अगर इस कंडीशन को मैं एक फ्लावर के अंदर इंक्लोज कर दूं, ओके, सपोज ये एक फ्लावर के अंदर इंक्लोज्ड है, और इसी एक फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, यानी एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है ना, तो फ्लावर तो चेंज नहीं हुआ। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटोगैमी, एंड इसको बहुत सिंपली आप एक्सप्लेन कर सकते हो दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा विद इन सेम फ्लावर। तो ऑटोगैमी का मतलब ही हो गया पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर, पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन होगा तो दैट कंडीशन इज नोन एज ऑटोगैमी। बट गिटोनोगैमी थोड़ा सा वरी करता है। वरी क्यों करता है, अब इस चीज को समझना है आपको। ये जो स्टॉक आप देख रहे हैं ना, दिस इज अ प्लांट, ये एक प्लांट है और ये प्लांट का मेन स्टेम है। क्लियर? अब इस पे एक फ्लावर तो ऑलरेडी ड्रॉन है, एक फ्लावर और ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहां पे अगेन एक फ्लावर मैंने ड्रॉ किया with thalamus, okay, and ovary, style and stigma, okay. Similarly इस पे फिलामेंट और एंथर, और इसे हम लोगों ने इंक्लोज्ड किया विद इन द फ्लावर। क्लियर? अब इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर, इसे हम लोग फ्लावर 1 मान लेते हैं, टू द स्टिग्मा ऑफ, यानी ये एंथर अपने पॉलन को रिलीज करेगा और ये पॉलन इस फ्लावर के एंथर से रिलीज होने के बाद इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आ रहे हैं, यानी फ्लावर नंबर 2 के स्टिग्मा पे आ रहे हैं। अब यहां पे नोटिस करने वाली चीज क्या है, फ्लावर तो चेंज हुआ है, ओके, फ्लावर तो चेंज हुआ है, बट प्लांट तो चेंज नहीं हुआ ना। विद इन सेम प्लांट ट्रांसफर हुआ पॉलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। तो दैट्स व्हाई इट्स अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि प्लांट का जेनेटिक
कॉन्स्टिट्यूशन तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, जेनेटिक कंपोजिशन तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि इफ ए प्लांट बियर्स नंबर ऑफ फ्लावर्स, तो किसी एक फ्लावर के एंथर से पॉलन रिलीज हुआ और किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हुआ, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गीटोनोगैमी। बात समझ में आ गई? तो ऑटोगैमी एंड गीटोनोगैमी का एक बहुत सिंपल सा ये डिफरेंस है। ओके, तो अब इस कंडीशन को समझने के बाद पहले हम लोग अब इसकी कंडीशन समझेंगे। कंडीशन मतलब अडैप्टेशंस क्या है, किस कंडीशन में फ्लावर प्रमोट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, एंड किस कंडीशन में फ्लावर प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। ओके, तो पहले हम लोग अडैप्टेशन समझेंगे। गीटोनोगैमी भी आपको याद रखना है, यहां पे ट्रांसफर तो होगा पॉलन ग्रेन का, from anther of one flower to the stigma of another flower। ओके, यहां पे स्टिग्मा चेंज होगा। क्लियर? मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं ये डेफिनेशन क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट, प्लांट चेंज नहीं करना है। ठीक है, इस चीज को मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, प्लांट चेंज नहीं होगा, स्टिग्मा केवल हम दूसरे फ्लावर का यूज कर रहे हैं। तो दैट कंडीशन इज नोन एज गीटोनोगैमी। क्लियर ना? अब अडैप्टेशंस पहले हम लोग ऑटोगैमी की देखेंगे। ऑटोगैमी का मतलब समझ में आ रहा है ना, ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, मतलब एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा विद इन सेम फ्लावर, यानी फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है। अब एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो इट मींस कि उस फ्लावर में, उस फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन हो रहा है, उस फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ल का होना मस्ट है। इट मींस कि फ्लावर हैज टू बी बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। अगर बाइसेक्सुअल होगा ही नहीं फ्लावर तो ये अंडरस्टूड है ना, अगर फ्लावर ही बाइसेक्सुअल नहीं है, दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ल प्रेजेंट ही नहीं है, तो सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन ही नहीं बनेगी, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ही ये है प्रेजेंस ऑफ बोथ द रिप्रोडक्टिव वर्ल विद इन द सेम फ्लावर। ओके, तो पहले हम लोग बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो बाइसेक्सुअल का मतलब हो गया हर्माफ्रोडाइट, एंड इस चीज में यू हैव टू मेंशन ओनली वन थिंग, दैट presence of both the reproductive world within same flower, presence of androecium and gynoecium within same flower। फ्लावर दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ल को कैरी करेगा तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ना। अगर एक ही रिप्रोडक्टिव वर्ल है, सपोज एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है ही नहीं, जब गाइनोशियम ही नहीं है तो पॉलन को रिसीव कौन करेगा, फर्टिलाइजेशन कहां होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, होमोगैमी, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब सपोज बाइसेक्सुअल फ्लावर तो है, एंड्रोशियम भी है एंड गाइनोशियम भी है, बट दोनों का मैच्योरेशन अगर सेम टाइम पे नहीं हो रहा है, गाइनोशियम तो मैच्योर है, एंड्रोशियम मैच्योर ही नहीं है, तो पॉलन लिबरेट कौन करेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो सेकंड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एट द सेम टाइम। ओके, तो होमोगैमी रिप्रेजेंट्स मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एट द सेम टाइम, मैच्योरेशन एट सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम पे मैच्योरेशन होगा बोथ एंड्रोशियम मेन स्टेमन एंड कार्पल का। क्लियर ना? अब बात आती है चेस्मोगैमस फ्लावर की। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लावर है नॉर्मल फ्लावर्स की तरह, बस चेस्मोगैमस में सिर्फ एक चीज आपको मेंशन करना है, दिस इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक जिसपे आप इजीली चेस्मोगैमस को एक्सप्लेन कर सकते हो। चेस्मोगैमस में एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर वेल एक्सपोज्ड,
मतलब एंथर भी वेल एक्सपोज्ड होगा, वेल एक्सपोज होने का मतलब इजिली लिबरेट करेगा पॉलन ग्रेन को, और गाइनोशियम भी वेल एक्सपोज्ड होगा तो स्टिग्मा भी एक्सपोज्ड होगा टू रिसीव द पॉलन ग्रेन्स। एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दे बेंड टुवर्ड्स ईच अदर टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। तो बेंडिंग इंश्योर्स सेल्फ पॉलिनेशन, क्लियर ना। तो चेस्मोगैमस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज exposed anther and stigma, and number 2 bending which ensures self pollination, क्लियर ना। बेंडिंग होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन और इजीली प्रमोट होगा। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, मिराबिलिस जेलेपा, ओके, Mirabilis jalapa, you can simply mention Mirabilis, okay। अब क्लिस्ट्रोगैमस, क्लिस्ट्रोगैमस वो कंडीशन है जिसमें फ्लावर्स मैच्योरिटी के बाद भी ओपन नहीं हो पाता है। ओपन नहीं हो पाने का मतलब क्या है, आपने बर्ड देखा है ना, बर्ड मतलब द इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लावर। तो बर्ड में क्या होता है, फ्लावर इज कंप्लीटली कवर्ड बाय कैलिक्स एंड कोरोला। तो यहां पे कंडीशन क्या है कि रिप्रोडक्टिव वर्ल्स मैच्योर हो चुका है, बट एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो है मैच्योर होने के बाद भी फ्लावर की ओपनिंग नहीं हुई है, कोरोला ओपन नहीं है। जब कोरोला ओपन ही नहीं होगा तो ये अपने पॉलन को लिबरेट करेगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा विद इन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ओके, जो कि ओपन नहीं हुआ है। तो क्लिस्ट्रोगैमस में क्या है, फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल इवन आफ्टर मैच्योरिटी। तो फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल इवन आफ्टर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद भी फ्लावर ओपन नहीं हुआ, ओके। तो एंड्रोशियम से मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन सिर्फ उसी स्टिग्मा में लिबरेट होगा जो कि इंक्लोज्ड है बाय द कैलिक्स एंड कोरोला, ओके। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो है ऑक्सैलिस, वायोला, ओके। इन दोनों में पता है होता क्या है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम बहुत क्लोजर आ जाते हैं बिकॉज फ्लावर ओपन नहीं हुआ इवन आफ्टर मैच्योरिटी, एंड इट प्रमोट्स सेल्फ पॉलिनेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑटोगैमी, ओके। बात समझ में आ रही है ना आपको। बड पॉलिनेशन, बड पॉलिनेशन द कंडीशन विच इज सिमिलर टू क्लिस्ट्रोगैमस, यानी इस कंडीशन में भी पॉलिनेशन इज इफेक्टेड विद इन द बर्ड। बर्ड का मतलब ही होता है ना स्मॉल जो प्रोडक्शन होता है, जो स्मॉल इनिशियल स्टेज होता है फ्लावर का, इसे हम नॉर्मली कली बोलते हैं, ओके। तो इसमें पॉलिनेशन इज इफेक्टेड विद इन बर्ड, और ये भी कंडीशन तब होता है जब इज इफेक्टेड विद इन बर्ड। अब इसमें देखिए एक चीज है ना, सिमिलैरिटी है दोनों में, मगर डिफरेंस क्या है, ये बर्ड पॉलिनेशन इससे क्यों अलग है, क्योंकि यहां पे एंड्रोशियम और गाइनोशियम मतलब रिप्रोडक्टिव वर्ल्स पहले मैच्योर हो गया है, कैलिक्स एंड कोरोला भी मैच्योर नहीं है। बात समझ में आ रही है, यहां सब कुछ मैच्योर था बट स्टिल फ्लावर ओपन नहीं हुआ है। यहां पे क्या है, यहां पे कैलिक्स एंड कोरोला मैच्योर नहीं है, सिर्फ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मैच्योर है। दैट्स व्हाई पॉलिनेशन इज इफेक्टेड विद इन बर्ड, क्योंकि कैलिक्स एंड कोरोला के मैच्योर होने के बाद फ्लावर ओपन होगा, ओके। एंड ये चीज बहुत कॉमन है राइस में, व्हीट में, ओके, इवन इन पीस। तो बर्ड पॉलिनेशन इज वेरी कॉमन इन राइस, व्हीट एंड इन पीस, क्लियर। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोगैमी। अब गीटोनोगैमी की जो कंडीशंस हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ऑलमोस्ट क्रॉस पॉलिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स से ही मैच करेगी, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। बट गीटोनोगैमी का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। तो पहले हम लोग एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लें इसका, गीटोनोगैमी का।
एडवांटेज क्या है, क्योंकि प्लांट चेंज तो होता नहीं है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट विद इन द सेम प्लांट, तो प्लांट तो चेंज होगा नहीं, तो एडवांटेज तो यही हुआ ना, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्योर लाइंस, प्योर लाइंस बनेगा यानी न्यू वेराइटीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ओके। एंड यही इसका डिसएडवांटेज है, वेरिएशंस नहीं आएंगे, जब वेरिएशंस नहीं आएंगे तो कुछ टाइम के बाद इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, गैमीट अपनी वायबिलिटी लॉस्ट कर देंगे, ओके। तो नो वेरिएशन एंड विच लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्लियर हुआ? So this is all about self-pollination. Okay. Now let's understand the process of cross-pollination. So what will happen in cross-pollination? इसमें भी same वही condition है. Transfer of pollen grain from the anther of one flower. Suppose it's a unisexual flower and it bears only anther. Okay. मैं सिर्फ एक structure show कर रहा हूँ, reproductive well. And this is another plant and इस प्लांट पे गाइनोशियम इज देयर, ओके। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑल्सो, यानी इस कंडीशन में प्लांट चेंज होगा। तो पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट प्लांट, ओके। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना, यहां प्लांट भी चेंज होगा, अदरवाइज ये गेटोनोगैमी बन जाएगा। तो प्लांट यहां पे आपको चेंज करना है। अब अडेप्टेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कंडीशंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। अब देखिए पहली कंडीशन क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी, एंड यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब ही होता है ना द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन रिप्रोडक्टिव वर्ल, इधर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अगर एक ही रिप्रोडक्टिव वर्ल है तो एक ही फंक्शन परफॉर्म होगा, अगर एंथर है तो ये लिबरेट कर देगा पॉलन ग्रेन को, अगर स्टिग्मा है तो ये रिसीव कर लेगा पॉलन ग्रेन को, बट ये अपने ही फ्लावर में एंथर से पॉलन ग्रेन लिबरेट नहीं कर पाएगा गाइनोशियम को, क्योंकि एक ही रिप्रोडक्टिव वर्ल है ना, तो यूनिसेक्सुअलिटी में सेल्फ पॉलिनेशन का चांस ही नहीं है, ओके। तो प्रेजेंस ऑफ ओनली वन रिप्रोडक्टिव वर्ल, चाहे वो एंड्रोशियम हो चाहे गाइनोशियम हो, बात समझ में आ रही है ना आपको? ओनली वन रिप्रोडक्टिव वर्ल मतलब इधर एंड्रोशियम और इधर गाइनोशियम। एंड बेस्ट एग्जांपल फ्रॉम योर डेली लाइफ इज पपाया, ओके। एंड यूनिसेक्सुअलिटी इज आल्सो नोन एज डाइसिज्म, क्लियर ना? मोनोशियस प्लांट में दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ल एक ही प्लांट में होते हैं, डाइशियस प्लांट का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट। तो ओनली वन रिप्रोडक्टिव वर्ल साफ साफ इशारा कर रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन का चांस नहीं है। डाइकोगैमी क्या कहते हैं, डाइकोगैमी की कंडीशन देखिए, ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी अप्लाइड हो सकती है। इन केस अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हुआ, ये स्टॉक है जिसपे ये आपका यहां पे फिलामेंट है और एंथर है, बट अभी गाइनोशियम जो है वो मैच्योर नहीं है, अभी गाइनोशियम बहुत छोटा सा है, मैच्योर नहीं है। तो इस कंडीशन में एक चीज समझ में आ रही है ना कि अगर दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ल प्रेजेंट भी हैं एंड स्टिल इनका मैच्योरेशन टाइम वरी कर रहा है, कभी एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो रहा है, कभी गाइनोशियम पहले मैच्योर हो रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांस ही नहीं है ना। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकोगैमी, दैट इज मैच्योरेशन एट डिफरेंट टाइम्स। तो मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम
at different times. Okay, तो maturation of androecium and gynoecium at different time. अब इसमें भी दो कंडीशंस बनती हैं डाइकोगैमी की। जो दो कंडीशन, इसमें पहली कंडीशन है प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन इज प्रोटेंड्री, एंड प्रोटेंड्री में क्या होगा, एंड्रोशियम पहले मैच्योर होगा। ओके, तो मैच्योरेशन ऑफ एंड्रोशियम अर्लियर, तो एंड्रोशियम इसमें पहले मैच्योर होगा। ओके, एंड प्रोटोगाइनी में गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा। द सेकेंड वन इज प्रोटोगाइनी, एंड इसमें गाइनोशियम पहले मैच्योर होगा, गाइनोशियम अर्लियर। ओके, प्रोटेंड्री की कंडीशन मेस में बहुत कॉमन है, वहां एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है रादर देन गाइनोशियम। अब हर्कोगैमी क्यों अलग है, क्योंकि हर्कोगैमी में यू हैव टू मेंशन ओनली वन थिंग, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सर्टेन बैरियर्स बिटवीन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। अब इन केस ये मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है। ओके, तो ये इजिली अपना सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट कर सकता है, बट इनके बीच में कोई फ्लोरल लीफ प्रेजेंट है, सपोज इनके बीच में कैलिक्स प्रेजेंट है या कोरोला प्रेजेंट है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये बैरियर क्या करेगा, इसके सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा। ठीक है, तो हर्कोगैमी का मतलब हो गया प्रेजेंस ऑफ सर्टेन बैरियर्स बिटवीन कार्पल एंड स्टेमन। इजी है ना, तो बैरियर की वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं कर पाएगा। हेट्रोस्टाइली, ये कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है क्या कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, मतलब कंप्लीट स्टेमन एंड कार्पल, दे आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। कई बार क्या होता है कि स्टिग्मा तो अपने लेंथ में परफेक्ट है। ओके, सपोज ये कार्पल, स्टाइल एंड ओवरी, ये तो अपने लेंथ में परफेक्ट है, बट एंथर एंड फिलामेंट दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज। ओके, तो दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज, साइज इतना कम है कि दे फेल टू लिबरेट pollen grain towards the stigma, okay, because of its length. So that phenomena also encourages cross pollination, okay, which is also known as xenogamy. So heterostyle means the different length of stamen and carpel. Okay, heterostyle means different length of stamen and कार्पल। अगर लेंथ वरी करेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन में भी डिस्टर्बेंस आएंगे। नाउ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है क्योंकि इट्स अ जेनेटिक मैकेनिज्म विच प्रिवेंट्स द सेल्फ पॉलिनेशन, एंड ये एक्चुअली है क्या, इसे हम सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोलते हैं। ओके, सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब तो आप जानते हैं ना कि ये वो जेनेटिक मैकेनिज्म है विच प्रिवेंट fusion of the gamete within the same flower. Okay, so it's genetic mechanism which prevent fusion of gamete within same flower. तो सेम फ्लावर में गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। अगर सेम फ्लावर में नहीं होगा तो ये अंडरस्टूड है कि ये अपने गैमीट को किसी दूसरे फ्लावर के लिए लिबरेट कर सकता है ना, तो दैट कंडीशन इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, इसमें बहुत अच्छे से आपको टाइप्स भी याद रखना है। देयर आर टू टाइप्स, स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी। स्पोरोफिटिक में होता क्या है कि जो जेनेटिक मैकेनिज्म है वो स्टिग्मा को रप्चर करता है या अफेक्टेड करता है, तो इसमें स्टिग्मा अफेक्टेड होता है।
ओके। एंड जो सेकेंड कंडीशन है दैट इज गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी। तो गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी में the male reproductive world gets affected, means the anther or the stamen gets affected. Clear now? So these are the possible conditions or adaptations for self pollination and cross pollination. So after finishing the बेसिक डिस्क्रिप्शंस अबाउट सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, मैंने प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो के एंड पे एक ट्विस्ट है या एक सरप्राइज है। तो सरप्राइज जो था वो एक्चुअली आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस पे बेस्ड था, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट स्टेमन एज वेल एज कंप्लीट कार्पल। ओके, मैं पॉलिनेशन के क्वेश्चंस को इस सेशन में कवर नहीं कर रहा हूं, बट जो पोर्शन हम लोग ने कवर किया है अब तक, क्योंकि सीरीज का मोटो याद होगा आपको कि इस सीरीज के थ्रू हमें प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना था ना। तो इस कंप्लीट जो सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, यानी अब तक जो पोर्शन हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में कवर किया है, उसमें हम लोगों ने स्टेमन एंड कार्पल कंप्लीटली कवर कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेमन एंड कार्पल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड जिन्होंने मेरी स्टेमन एंड कार्पल की वीडियोस नहीं देखी हैं, वीडियो की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, एक बार प्लीज वो वीडियोस आप एक बार देखें ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर आपको कंटेंट और कॉन्सेप्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी रिलेटेड टू टॉपिक, तब क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ योर प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड लेट्स स्टार्ट। आई हैव क्वेश्चन इन माय फोन, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन पे बेस्ड है एंड इनका सोल्यूशन भी टू द पॉइंट हम लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हम सोल्यूशन को नहीं करने वाले हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ए मैच्योर्ड microspore of an angiosperm and label cellular components only। तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, matured microspore of an angiosperm। तो matured microspore is pollen grain। तो pollen grain को अगर कवर करना है तो you can simply draw the outer covering and inner covering। तो ये इंटाइन हुआ, देन इस तरह से आपको एक्साइन कवर करना है, बहुत ज्यादा शेप वरी कर रहा है। ओके, इस तरह से, और एक लॉन्ग पॉलिन ट्यूब, और इसके बाद इसे पूछा गया लेबल द सेलुलर कंपोनेंट्स ओनली। ओके, तो जो सेलुलर कंपोनेंट है वो आपको याद होगा, इट्स वेजिटेटिव एंड जनरेटिव पार्ट। तो यू कैन सिंपली मेंशन द वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल within the cytoplasmic matrix। okay, so vegetative and generative cells are the two components, two cellular components okay of a matured microspore of an angiosperm। okay, the second question is state the function of filiform apparatus found in matured embryo sac of an angiosperm। अगर आपने वीडियो देखी है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक में जो स्ट्रक्चर है, लेट मी शो यू, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो एम्ब्रियो सैक में हम लोग जो फिलाइफॉर्म अपरेटस देखते हैं वो बिल्कुल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ देखते हैं ना, इस तरफ। तो सिनर्जिड्स को जो ये सपोर्ट करता है, दिस इज द फिलाइफॉर्म अपरेटस, एंड इसमें इसका फंक्शन पूछा गया है। तो ये जो फिलाइफॉर्म अपरेटस है, इसका फंक्शन क्या है? इट गाइड्स द एंट्री ऑफ pollen tube। तो आंसर इज इट गाइड्स द एंट्री ऑफ pollen tube। क्लियर ना? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 है बाइलोब डाइथियस एंथर एज 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल ओके पर माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल इज 100 ओके, तो 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो आपको याद होगा ना, एक माइक्रोस्पोर से जब मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता था तो 4 फंक्शनल
माइक्रोस्पोर मिलते थे, और अगर 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो 100 इंटू 4 यानी टोटल हमारे पास 400 फंक्शनल माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मियोसिस 2 के बाद आपको याद होगा टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। तो 1 गिव राइज टू 4, यानी 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल गिव राइज टू 4 माइक्रोस्पोर। सिमिलरली 100 माइक्रोस्पोर गिव राइज टू 100 इंटू 4 400 फंक्शनल माइक्रोस्पोर और 400 मेल गैमेटोफाइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल एट विच ऑफ विच एक्साइन एंड एंटाइन of an angiosperm pollen grains are made up of. तो एक्साइन is made up of sporopollenin and entine is made up of cellulose. And explain the role of एक्साइन. एक्साइन का बहुत सिंपल सा रोल आपको बताना है कि जहां पे एक्साइन एब्सेंट होता है या थिन होता है वहां से वहां पे जर्मपोर प्रेजेंट होती है which mainly responsible for the release of pollen tube. बात समझ में आ रही है ना? तो एक्साइन, sporopollenin, entine, cellulose and role of एक्साइन is to release the pollen tube. Now the next question is question number 5. Differentiate between the two cells enclosed in mature gametophyte of an angiosperm. अब दो सेल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, दोनों का डिफरेंस हमें शो करना है। वेजिटेटिव अबंडेंस फूड रिजर्व होता है इसके पास और इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव स्पिंडल शेप्ड होता है विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, and that point is sufficient to differentiate between vegetative and generative cell. Okay, the next question is the diagrammatic question. In the transfer section of mature anther given below, identify A and B. So देखिए B is the outer covering, तो ये जो outer covering है that covering is tapetum because tapetum gives nourishment to A and A क्या है यहाँ पे? Sporogenous tissue. Okay, तो B is tapetum and A is sporogenous tissue. The next question is draw a label diagram of a typical anatropous ovule. तो anatropous ovule आपको याद होगा, it's a very simple diagram. हम लोगों ने इसे कवर किया था in the development of female gametophyte. Okay, सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सिर्फ आपको करना क्या है, ये ओवरी की कवरिंग से प्लेसेंटा से एक स्टॉक एराइज करना है, फ्यूनिकल। ओके, एंड इस तरह से ये कवर करना है आपको। ओके, याद है ना आपको? तो इस तरह का जो शेप बनता है, स्टॉक थोड़ा सा और नीचे हम लोग को लेना है। तो ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल इज नोन एज एनाट्रोपस ओव्यूल। ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ सेक्शनल व्यू ऑफ ए मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अब ये सबसे इजी क्वेश्चन है क्योंकि मैच्योर एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर था ना, इससे पहले वाले वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि after meiosis 2 3 megaspores gets degenerate and only 1 become functional, इसीलिए हम लोग इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो ये आपको याद है ना का फंक्शनल जो मेगास्पोर था वो लार्ज होके ओवल शेप स्ट्रक्चर लेता था, तो इस तरह से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता था। 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 2 सिनर्जेट्स, 1 एग सेल। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा फिलाइफॉर्म अपरेटस। तो ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट डायग्राम ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी कवर हो गया, मैच्योर एंजियोस्पर्म। अब क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ एन एनलार्ज्ड नंबर 1 व्यू ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एन एंजियोस्पर्म। अब माइक्रोस्पोरेंजियम तो आपको याद होगा ना, जो फर्स्ट वीडियो थी इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, a single layer of epidermis, then single layer of endothecium, then 2 to 3 layers forming middle layer, and in the most layer is tapetum. Okay, तो complete structure जो था वो आपको यहाँ ड्रॉ करना है। एंड उसके बाद इसमें जो पार्ट्स लेबल करने हैं उसमें टेप्टम, मिडिल लेयर, एंडोथीशियम एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल आपको याद होगा जो आर्केस्पोरियल लेयर है उससे आर्केस्पोरियल सेल
डिफरेंशिएट हुआ था विच अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म स्पोरोजेनियस सेल एंड प्राइमरी वॉल सेल। तो स्पोरोजेनियस सेल एक्ट एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, तो स्पोरोजेनियस सेल आपको मेंशन करना है विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर एम्प्टी सैक। ओके, इसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट है वो है मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड फंक्शन ऑफ टेप्टम। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो यही है ना, इट इज द इनर मोस्ट लाइनिंग एंड फंक्शन इज it nourishes the sporogenous cells up to the formation of male gamete, that is pollen grain, male gametophyte, that is pollen grain. Okay, उसके बाद इसका सेकेंड जो पार्ट है, explain the following giving reason pollen grains are well preserved as a fossil। तो ये अंडरस्टूड है क्योंकि इसकी जो आउटर लेयर है एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, इट इज अ बायोलॉजिकल रेजिस्टेंट कवरिंग। इस पे हीट, टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कुछ भी एक्ट नहीं करता। That's why it is a well preserved as a fossil. And pollen tablets are in use of people these days because pollen tablets are they are very rich in nutrients and ये एक फैशन हो गया वेस्टर्न कंट्रीज में to consume pollen tablets to fulfill the डिमांड्स ऑफ न्यूट्रिशन बाय द बॉडी। तो एक आर्टिफिशियल सप्लीमेंट के फॉर्म में वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होता है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ बॉडी। बात समझ में आई? सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। देखिए, मोटो मेरा सिर्फ ये नहीं है कि मैं इस क्वेश्चंस को कवर करूं, मोटो ये है कि एटलीस्ट इन वीडियोस के साथ जो भी इस सीरीज अचीवर के थ्रू वीडियोस आएंगी, उस वीडियोस के साथ आप प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उससे फैमिलियर हो सके। अगर आप एक बार क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाएंगे ना तो सॉल्यूशंस अपने आप आने लगेंगे, क्योंकि कोशिश मेरी बस इसी मतलब इन वीडियोस के थ्रू यही है कि मैं कंटेंट अपना ऐसे कवर करूं कि आप सारे क्वेश्चंस तो कवर करें बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन से भी रिलेटेड। एंड बहुत जल्द सीरीज अचीवर की एक क्वेश्चनिंग वीडियो आने वाली है, मतलब एक क्वेश्चन पे बेस्ड अलोंग विद सॉल्यूशन, वो एक वीडियो में बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूं जिसमें हम लोग कवर करेंगे यही दो चैप्टर्स जो इस सीरीज का पार्ट रहे, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।